हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम आपके समक्ष एक और अद्भुत वीडियो लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। तो आज हम आपको कराने वाले हैं, जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम करा रहे थे आपको, जो कि 7वां मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, हमारा एक मौलिक अधिकार जो 6ठा मौलिक अधिकार है, यानी कि संपत्ति का मौलिक अधिकार, वो अभी मौलिक अधिकारों के दर्जे से हटा दिया गया है और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे जो मौलिक अधिकार रह जाते हैं वो हमारे 6 मौलिक अधिकार रहते हैं वर्तमान समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम आर्टिकल 32 कवर कर लिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 33, 34 एंड आपका 35, इस तरीके से भाग 3 प्रॉपरली आपका कंप्लीट हो चुका होगा संविधान का। तो आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर करा करें। अपने दोस्तों को लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि इसी से हमारा हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। तो चलिए आगे बात करते हैं, हमारा अनुच्छेद 33 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 33 को एक बार पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शब्दावली को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आप क्वेश्चन को मिस करके आने वाले हो या गलत करके आने वाले हो ना, तो उसकी लैंग्वेज की वजह से आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ के दिखा दिया है, जिसका मतलब यह है कि जो हमारे सैनिक बल हैं, जी हां, इसको बल याद रखिएगा। और बल, हमारे बल से मतलब है यहां पर किससे? सेना से। तो हमारी सेना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, थल सेना, जल सेना और आपका वायु सेना। साथ ही यहां पर अर्धसैनिकों की भी बात आती है। अर्धसैनिक बल का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी जो हमारे होते हैं। आगे बात करें तो कुछ हमारी खुफिया एजेंसी भी हमारी काम कर रही हैं। तो इनके लिए जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको सीमांकित करने की या उन पर नियंत्रित करने की या उन पर रोक लगाने की संसद के पास शक्ति है। यानी कि जैसे आप लोगों को मौलिक अधिकार है ना, और राज्य के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या खंडन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यह बात सैनिक बलों को लेकर, सुरक्षा बलों को लेके लागू नहीं होती है। यानी कि आर्टिकल 33 जो है वो सेना के ऊपर, उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है कि इनको मौलिक अधिकार होते तो हैं, लेकिन इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसकी शक्ति केवल और केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। अच्छा, इनके जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो क्यों लगाया गया? देखो, आम नागरिक तो आम जिंदगी, लेकिन सैनिक मेंटोस जिंदगी जीते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, अगर ये लोग भी, अगर सेना को भी हम ऐसे अधिकार दे देंगे तो वो भी कहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे हमारे अधिकारों में आजादी है, स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई कोई संगठन बनाने लग जाएंगे, हड़ताल कर देंगे, जो कि देश के लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। इसीलिए इनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है या प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध और सीमांकन करता है, और इसका अधिकार केवल और केवल संसद को है। इसीलिए अगर राज्य ने इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए या सीमित किए तो इसके विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते उस बात को, क्योंकि वो जायज नहीं होगी। ठीक है, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार, जी हां, सैनिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। जैसे आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है ना, आप कुछ ही बोल सकते हैं, है ना, दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे या संविधान के दायरे में रहते हुए कुछ भी आपको बोलने की आजादी है, जबकि इनको नहीं है। आपको संगठन बनाने की भी आजादी है, इनको नहीं है।
और सार्वजनिक बैठक आप कहीं पर भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, जबकि इनको शांतिपूर्ण ढंग से भी बैठकें करने की, यानी कि सार्वजनिक रूप से अगर ये बैठक करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, तब भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में देश के ऊपर कहीं ना कहीं संकट की घड़ी आ सकती है, और अगर ये अपना अपना सोचेंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग वैसी होती है। आप सोचिए एक सैनिक की जीवन कितना कठिन है कि उनको मौलिक अधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए सैनिक मतलब जितने भी हमारे, उनको सैल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं, देश की रक्षा वही कर रहे हैं, सीमा पर आज खड़े हुए, तभी हम हमारे घरों में चैन की सांस ले पा रहे हैं, सुकून से जी पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, कहीं पर भी खुले आराम से हम मस्ती करते हैं, त्योहार मनाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, कठिन होती है, इसीलिए तो वो सैनिक हैं, है ना, इसलिए वो सैनिक हैं, इसलिए सुरक्षा बल हैं वो। चलिए आगे बात करते हैं हमारा आर्टिकल 34 की। तो आई होप आपको 33 समझ में आ गया होगा। 33 का मतलब है कि इस भाग में, मतलब इस भाग का मतलब है कि जो भाग 3 में अधिकार दिए गए हैं, वो जो बल हैं हमारे, बल मतलब सैनिक बल जो हैं, वो उनमें लागू होने में उनके उपांतरण की जो शक्ति, मतलब वो कितने तरीके से लागू होंगे, किस सीमा तक लागू होंगे, उन पर उनका कंट्रोल पूरा का पूरा संसद के हाथ में रहता है। और जो हमारी जो सेना है 3 प्रकार की है, थल, जल और वायु सेना, इनके जो मौलिक अधिकार हैं सीमित कर सकता है संसद, और अर्धसैनिक बलों के भी अधिकार सीमित कर सकता है। और साथ ही कुछ खुफिया एजेंसी भी होती है हमारी, तो उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध या सीमित इनको कर सकता है कौन? संसद। साथ ही अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ये कहां नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। चलिए आर्टिकल 34 की बात करते हैं हमारा, कि जब किसी क्षेत्र में, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जब किसी क्षेत्र के अंदर, किसी एरिया के अंदर सैन्य विधि, जी हां सेना विधि प्रवृत्ति है, यानी कि वहां पर सैनिक कानून लगा हुआ है, सेना का कानून लगा हुआ है, तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन, जी हां वो बंधन में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आसान भाषा में कहें तो जिन क्षेत्रों में अगर सैनिक शासन लागू हो जाता है, वहां पर आपके मौलिक अधिकार नहीं रहते हैं, आपके मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह कि जिन क्षेत्रों में सैनिक शासन होता है, वहां पर भी मौलिक अधिकार हमारा खंडित हो जाते हैं। जैसे कोई सेना का क्षेत्र है, जैसे आपने कोई भी रेजिमेंट का नाम सुना होगा, या कोई कैंट का नाम सुना होगा, है ना, जैसे कि आप अंबाला कैंट कह सकते हो। तो अंबाला कैंट के अंदर जो क्षेत्र आ रहा है, उस एरिया में सैनिक कानून है और आप उस एरिया में नहीं जा सकते। जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ बॉर्डर वाले एरिया होंगे, तो वहां आपको जाना प्रतिबंधित होगा। वहां फालतू मत बोलना उनसे, क्योंकि वो समस्या क्रिएट कर देंगे भाई आपके लिए, क्योंकि वो कोई पुलिस वाले नहीं है कि उनको आप कुछ भी कह दोगे तो वो सुन लेंगे, ठीक है ना। वहां जाके आप गाड़ी में म्यूजिक बजा रहे हो, जबकि वो हमारा क्या है, कैंट एरिया है, वहां आप म्यूजिक नहीं बजा सकते हो, क्योंकि वो वहां पर सैनिकों का शासन चलता है, सैनिक कानून हमारे लागू होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि फिर वो सीधा मतलब उनको बहुत तगड़े वाले ऑर्डर होते हैं, शक्तियां होती हैं उनके पास। तो कहीं पर भी अगर सैनिक शासन लगा हुआ है, तो इस सैनिक शासन को हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ भी कहते हैं। और अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा है, तो मार्शल लॉ कब कब लगता है? जब युद्ध की आशंका हो, यानी कि युद्ध की आशंका होती है या युद्ध होता है, तो हमारा सैनिक शासन लागू किया जा सकता है। दूसरी, अगर अव्यवस्था फैल गई है पूरे समाज में, या उस क्षेत्र के अंदर अशांति हो गई है, अव्यवस्था हो गई है, अराजकतावाद फैला हुआ है, तो सैनिक शासन लगा सकते हैं, सेना को बुला सकते हैं। साथ ही दंगे जैसा माहौल हो रहा है ना, कभी कभी, जैसे आपने 2020 के दंगे देखे होंगे दिल्ली के अंदर, तो वहां पर सैनिक शासन लगाने की संभावना थी, तो लगाया भी जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या रहता है? ये मार्शल लॉ रहता है। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, जी हाँ इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध होता है। इन क्षेत्रों में जहां पर सैनिक शासन होता है, वहां पर मौलिक अधिकार पूरी तरीके से खंडित कर दिए जाते हैं, क्रॉस कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, सैनिक लोगों की, सैनिक कानून अगर लागू है, सेना का कानून, और आपने फिर भी हरकतें करनी बंद नहीं करी, आप ये नहीं कह सकते मुझे स्वतंत्रता का अधिकार, मैं जहां मर्जी जाऊंगा, नहीं। इस समय पे सैनिक कानून लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो आप कहीं पर भी घूम नहीं सकते हैं विदाउट सैनिक परमिशन के। परमिशन ही नहीं होती पहली बात तो, और अगर आपने ऐसा किया तो इन सैनिकों को मृत्यु दंड तक देने का अधिकार है, गोली मार देंगे सीधा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको आर्टिकल 34 समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है। आर्टिकल 33 सीमित करता है सैनिकों के, या जो हमारे सैनिक बल हैं
उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। और ये आर्टिकल 34 कहता है आम नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध होता है ऐसे क्षेत्रों में जहां सैनिक शासन लागू होता है। तो आई होप आपको दोनों आर्टिकल क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं एक और आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता है कि इस भाग में, यानी कि जो भाग 3 है, इस भाग में जितने भी उपबंध हैं, जितने भी कानून या इनको बातें की गई हैं, उनको प्रभावी करने के लिए विधान मतलब जो कानून है वो किसके पास है, शक्ति जो है वो किसके पास है। तो आसान भाषा में कहें तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे भाग 3 के अंतर्गत कानून आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं, उन मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है किसी के पास? क्या मौलिक अधिकारों को भी काटा जा सकता है या इनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय संसद को है। ध्यान रखिएगा इस बात को। राज्य के विधानमंडल को मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, यह केवल और केवल हमारी संसद के पास है। जी हां, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, बताते हैं, देखिए जरा फास्ट। केवल संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केवल पॉजिटिव, जी हां, पॉजिटिव हमारे संशोधन होंगे, यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव नहीं। यानी कि आप मौलिक अधिकारों को जब भी परिवर्तित करेंगे तो इनसे जनता का नुकसान नहीं होगा, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, या फिर उनके जो मौलिक अधिकार है या उनका जीवन है उनमें पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। यानी कि आप इनको सीमित नहीं कर सकते, इनको घटा नहीं सकते हो, हमेशा बढ़ाने के लिए ही बात होगी। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों अनुच्छेद समझ में आए होंगे। इस प्रकार से हमने भाग 3 कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए एक वीडियो और आएगी जहां पर हम आपको बताएंगे कि ये मौलिक अधिकार जो हैं, ये इनमें से कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल और केवल नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, और कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक के लिए भी और विदेशियों के लिए भी होते हैं, इनको बताएंगे। दूसरा बताएंगे कि ये तो हमने आपको बता दिया मार्शल लॉ के टाइम पे हमारे जो क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार हैं ये सीमित हो जाते हैं। दूसरी बात, जब आपातकाल की स्थिति होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा बने रहते हैं। तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिवीजन कि हमने कौन कौन से अधिकार कर लिए। हमने समानता का अधिकार कर लिया है जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। हमने स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर ली है जो कि 19 से लेके 22 अनुच्छेद तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार जो कि हमारा 23 और 24 अनुच्छेद के तहत है। और चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक, जी हां, धार्मिक स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार है जो कि आपका आर्टिकल 25 से 28 तक माना जाता है। और हमारा पांचवा मौलिक अधिकार शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो कि हमारा आर्टिकल 29 और 30 के तहत है। लेकिन छठा मौलिक अधिकार, याद रखिएगा इसको प्लीज, छठा मौलिक अधिकार हमारा खत्म कर दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 के तहत। लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि आप इसको ऐसे ही याद करें। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे करके ना, तो आर्टिकल 30 और 31 एक आपका सीरीज बनी रहेगी। और ये आपका सातवां मौलिक अधिकार जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये आर्टिकल 32 से लेके 35 तक है। तो प्लीज याद रखिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार से वर्तमान समय में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि जो 7वां मौलिक अधिकार था इसको खत्म कर दिया गया है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।